अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, यानी सलामत रहो, खुश रहो। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले भी जो वीडियोस भेजे थे मैंने, उम्मीद है आप उसको बार बार देखकर समझने की कोशिश करेंगे। और जो तजुर्बात मैंने पिछले हिस्से में बताया था और इसमें हमने हवा की खुसूसियात पढ़े थे, तो वो तजुर्बात आपने घर में करे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और अगर आपने नहीं किया अभी तक तो ज़रूर उसको कीजिए। हवा वज़न रखती है। आज हम जो अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है पानी की खसूसियात। हमने हवा के खसूसियात तो देखे थे, अब हम देखेंगे पानी की खसूसियात। और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हम देखने वाले हैं जिससे हमारा रोज़मर्रा का पाला पड़ता है, बल्कि जिसके बगैर तो हम रह भी नहीं सकते, जैसे कि हवा है, पानी और मिट्टी है। तो आज हम पानी की खसूसियात और मिट्टी की खसूसियात देखेंगे। तो पानी आप बताइए किन किन हालातों में पाया जाता है। जैसे कि हमने ये पढ़ा है इससे पहले कि मादा किन हालतों में पाया जाता है। मतलब पूरी दुनिया जो बनी है ये इसको मादा बोलते हैं। जो भी हर चीज़ जो हमको नज़र आती है उसको मादा बोलते हैं। यानी एक चीज़ है, जिस चीज़ को साइंसी ज़बान में कहेंगे मादा। ये मादा असल में तीन हालतों में पाया जाता है: ठोस, माए और गैस। ठोस, ये जो सख्त, ये जो भी चीज़ें हैं सॉलिड रूप में वो नज़र आती हैं। और माए यानी जिस तरह ये पानी या ऐसे पतली चीज़ें हैं। और गैस, तो ये हमें मादे की हालत हैं। पानी किन हालतों में पाया जाता है? क्या पानी ठोस शक्ल में पाया जाता है? बोलिए। हाँ, बर्फ़। हाँ, बर्फ़ है ना, ठोस शक्ल है। पानी ठोस शक्ल में भी पाया जाता है, ठोस हालत में पाया जाता है। अच्छा, पानी माय हालत में पाया जाता है? हाँ, पानी खुद माय हालत का नाम है। अच्छा, पानी गैस की शक्ल में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? गैस की हालत में पाया जाता है कि नहीं? अरे, पानी जब गर्म करते हैं हम तो भाप बन के उड़ता है कि नहीं, हवा में शामिल हो जाता है बुखारात बन के। हाँ, तो वो गैस बन जाता है, हवा की शक्ल, हवा में बुखारात बन के शामिल हो जाता है। तो पानी तीनों सूरतों में पाया जाता है: ठोस, माय और गैस, है ना। अभी जो शक्ल बाजू में दी हुई है आपके, इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? क्या है आपको नज़र आ रहा है? एक बड़ा बर्तन है, उसमें तीन सुराख है और उसमें से पानी नीचे के बर्तन में गिर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि, बोलिए, आप सोचिए, कि पानी बारीक से बारीक सुराख से भी बह जाता है ना। पानी बारीक से बारीक सुराख से भी बह जाता है, निकल जाता है। ये तो मालूम भी होगा आपको। आप बोलेंगे तो मालूम है। हाँ, तो जो चीज़ें मालूम हैं और उसमें जो चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं हम, उन्हीं को तो पढ़ रहे हैं हम। यही तो मालूमात को साइंस कहते हैं। तो ये देखिए, आप, पानी इस तरह से निकल गया, ये सैलानियत है, यानी पानी के बहने की खसूसियत है। पानी एक बहने वाली शय है, इसको पानी की सैलानियत बोलते हैं। पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं है। यानी पानी आपको बोलेंगे कैसा, पानी कैसा दिखता है? जैसे हवा है, हवा की कोई शक्ल है क्या? शक्ल है कि हवा चौड़ी है, मोटी है, दुबली है, पतली है? नहीं। पानी की कोई शक्ल है क्या? कि चौकोन है, मुरब्बा नुमा है, मुसल्लस है ना? कुछ भी नहीं। पानी की भी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन उसका हजम है। हजम यानी घेराव। जैसा मैंने बताया था, हवा कैसे जगह घेरती है, पानी भी जगह घेरता है। घेरता है कि नहीं घेरता है? पानी जगह घेरता है कि नहीं? आप फुग्गे में पानी भर दो, फुग्गा फूलेंगे कि नहीं? बकेट में पानी भर दो, है ना, भरे जाता कि नहीं भरे जाता? तो ये पानी जगह घेरता है, हजम बोलते हैं उसको। बारीक से बारीक तरीन सुराख से भी ये निकल जाता है। और ये भी गौर करने की बात है कि किसी रिकाबी में अगर तेल लगा हुआ हो, उस पर पानी डाल दिए तो पानी के खतरे उस पर छोटे छोटे बिखर जाते। ऐसा क्यों होता? क्योंकि पानी और तेल दोनों एक दूसरे में हल नहीं होते। अब आप देखिए, देखिए, अलग अलग शक्लों के बर्तन हैं। इन अलग अलग शक्लों के बर्तन में आपने पानी भरा है तो पानी वैसे ही होगा जैसा बर्तन था, क्योंकि पानी की अपनी कोई शक्ल है क्या? नहीं है। तो जिस शक्ल में आपने उसको भरा है, जिस शक्ल के बर्तन में, वैसे ही उसकी शक्ल हो जाती है। और ये पिछली बार भी मैंने बताया था आपको कि पानी की सतह हमेशा सीधी होती है, बिल्कुल ज़मीन के सतह के जैसी बराबर होती है। यानी जैसे गेहूं का ढेर बनता है इस तरह मट्टी का ढेर बनता है, इस तरह उसका कोई ढेर नहीं बनता। वो बिल्कुल एक सतह में पाया जाता है। इसलिए दुनिया के पूरे समंदर जो आपस में मिले हुए हैं, उनकी सतह एक जैसी है, बराबर। तो अच्छा, एक और ये खसूसियत देखिए। अब ये एक चीज़ आप देखिए, आपने कई बार अपने घर में भी किया होगा। एक बर्तन ऊपर रखिए, आप छोटी सी नली लीजिए और उस नीचे के सिरे की तरफ से, यहाँ से जो है, ये बताता हूँ मैं आपको,
ये यहाँ से आप मुंह लगा के पानी खींचिए आप, जिस तरह स्ट्रॉ से हम खींचते ना, जूस पीते आप, रस पीते, तो कैसे पानी खींचते आप, रस खींचते, जूस खींचते, तो उस तरह इसमें से आप पानी खींचिए। ज़रा ज़ोर से मत खींचिए वरना नाक में आ जाएगा पानी आप। तो ज़रा आहिस्ते से खींचिए और जैसे ही पानी आया तो छोड़ दीजिए। तो आप देखिए ये पानी यहाँ पर आते रहेगा, ये पानी आता रहेगा, जब उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि ये पूरा खाली ना हो जाए। यानी जहाँ तक इस नली का सिरा है, इस नली का सिरा, वहाँ तक पानी जब तक खाली ना हो जाए ये पानी नीचे आता रहेगा। ये भी एक पानी की खुसूसियत है कि ज़्यादा दबाव से ये कम दबाव की तरफ पानी आता है, ठीक है ना। और उसकी कोई शक्ल नहीं होती, ये भी आपने देखा। अच्छा, क्या पानी में बू होती है? बिल्कुल नहीं, पानी बेबू है। पानी का कोई रंग है? नहीं, पानी बेरंग है ना। ये भी उसकी खुसूसियात है, याद रखिए आप। अब एक इसमें एक अहम बात बताई हुई है कि मैं आपको करके बताता हूँ कि एक कटोरी में हम पानी लेंगे और उसको बर्फ़ बनाने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, और कुछ घंटों के बाद फ्रीज़र खोल के देखेंगे तो देखते हम क्या होता है, ठीक है। ये हमने एक कटोरी में पानी भरा है, बिल्कुल लबालब पानी, आप देखिए लबालब पानी है, बिल्कुल फुल पानी है। लेकिन बर्फ़ बनने के बाद देखिए वो बर्फ़ ऊपर की तरफ बढ़ गया है। वो लबालब कटोरी की एक सतह में नहीं रहा, बल्कि थोड़ा ऊपर चला गया है और उसकी सतह बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जब बनता है पानी तो उसका हजम बढ़ जाता है, यानी थोड़ा सा फैल जाता है वो, इसलिए वो अपनी सतह से अब थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है। ये एक तजुर्बा आपको दिया हुआ है। आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालिए आप उसमें, और देखिए कौन सी चीज़ें डूबती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डूबती। देखिए ये एक आपको इस तरह लेना है। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? पेंसिल है, शार्पनर है, रबड़ है, पटरी है, प्रकार है, और एक स्टील का चमचा है, और आपका इरेज़र है, रबड़, और इस तरह के और भी कुछ चीज़ें आप अपनी ले सकते हैं जो ख़राब ना हो। तो ऐसी चीज़ें लेकर देखिए, पानी में डालिए, तो पानी में कुछ चीज़ें डूबती है, कुछ चीज़ें नहीं डूबती। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि ये पेंसिल ऊपर है और ये रबड़ नीचे चला गया? अच्छा, आप कहेंगे कि ये हल्का है। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, आप एक मोटी बड़ी पेंसिल लीजिए, उसको डाल के देखिए, वज़नदार पेंसिल, क्या वो पानी में डूबती है? देखिए, कोशिश कीजिए। अच्छा, फिर एक हल्की चीज़ लीजिए, जैसे सुई, सुई पानी में डाल के देखिए, क्या वो तैरेगी या डूबेगी? मालूम ना आपको? नहीं मालूम तो करके देखिए, मुझसे मत पूछिए। हाँ, आपने क्या देखा कि सुई डूब गई, हालांकि कितनी बारीक और हल्की हो, लेकिन आपने क्या देखा कि एक लकड़ी की बनी हुई पेंसिल या एक लकड़ी का टुकड़ा डालिए आप, देखिए वो ऊपर तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? कोई भी कह सकता है कि हल्की चीज़ तैर रही है, वजनदार चीज़ नीचे चली जाती है। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा तो आपने देखा, ऐसा होता तो फिर सुई ऊपर तैरती और वजनदार लकड़ी का टुकड़ा तो नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। फिर आखिर क्या बात है? हाँ, ये है जादू की बात, ये है पानी का जादू। अब हम देखेंगे वो क्या बात है असल में, जिसकी वजह से चीज़ें पानी में तैरती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। आप देखिए, गिलास लेकर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालिए, है ना वज़नदार बर्फ़ का टुकड़ा, लेकिन वो क्या नीचे बैठ जाता है? कि आपने कई बार बर्फ़ के टुकड़े डालकर शरबत पिया है, तो बर्फ़ के टुकड़े बार बार मुंह में आते कि नहीं? बीच बीच में ऊपर तैरते ना हो, वो डूबते नहीं। बर्फ़ पानी पर तैरता हुआ क्यों नज़र आता है? ये भी बहुत अहम बात है। जब पानी बर्फ़ पानी की बनिस्बत हल्का होता है, जब पानी मुंजमद होकर यानी जमकर ठोस बर्फ़ में तब्दील होता है, तब अपनी असल यानी माय हालत से हल्का हो जाता है। वही पानी जो हम पीते हैं, जो हम बर्फ़ जमाने के लिए रख रहे हैं, वो बर्फ़ बनने से पहले वज़नदार था और बर्फ़ बनने के बाद वही बर्फ़ अपने ही पानी से हल्का हो गया, और उसका हजम बढ़ता है। लेकिन वो हल्का होता है लेकिन हजम बढ़ता है नहीं, उसका साइज़ बढ़ जाता, उसकी जगह ज़्यादा बढ़ जाती, और बर्फ़ की कसाफत कम होती है, इसलिए बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। तो अब इससे क्या समझे आप? कि जिसकी कसाफत कम होगी पानी से, वो पानी पर तैरेगा। अब आप बोलेंगे कसाफत क्या भला है भाई? कसाफत क्या चीज़ है? देखिए, इसके अंदर बताया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं, गौर से पढ़िए। शय का हजम, हजम यानी जितना वो शय ने जगह घेरी हुई है, और उसकी कमियत, कमियत यानी एक तरह समझ लीजिए मादे की मकदार है वो, कि पानी कितना है। जैसे कि
1 किलो 100 ग्राम या 10 ग्राम, है ना, ये कमियत है। घेरी हुई जगह और उसका वजन, आपस में इसका ताल्लुक, यानी किसी एक शय के ज़रिए घेरी हुई जगह यानी उसका हजम, शय में मादे की मकदार यानी उसकी कमियत। समझ में आ गया? इनका जो आपस में ताल्लुक है उसको बोलते हैं कसाफत। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कमियत बटे हजम मसावी कसाफत। कमियत ग्राम में और हजम मुकब सेंटीमीटर में नापते हैं। कमियत ज़ाहिर है ग्राम में नापते हैं, वज़न तो एकदम एग्जैक्टली नहीं बोलेगी, लेकिन वज़न ही की तरह इसको नापा जाता है ग्राम में। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। और हजम, हजम यानी मुकब सेंटीमीटर। अब ये मुकब क्या होता है? ये लूडो खेलते हैं ना, आप लूडो फेंकते हैं चौकोन, है ना, उसको हजम मुकब बोलते हैं, उसको क्यूब बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है वो हजम उसमें नापा जाता है। अब देखिए कि कसाफत मसावी ग्राम बटे मुकब सम, यानी ग्राम बटे मुकब सम, इनको जब तकसीम कर किया जाता है तो इसकी जो निस्बत निकलती है कसाफत से वो है कसाफत। इस तरह कसाफत की इकाई ग्राम फी मुकब सेंटीमीटर है। 1 लीटर पानी की कमियत 1 किलोग्राम है। 1 लीटर पानी आपने डाले हुए है, उसकी कमियत यानी उसका वजन 1 किलोग्राम है, यानी 1000 ग्राम है। तो पानी की कसाफत कितनी होगी? सोचा आपने? चलिए देखते हैं, मैं बताता आपको। देखिए दिया गया है कि 1 किलोग्राम कमियत है यानी 1000 ग्राम, और ये भी बताया जा रहा है कि हजम यानी 1 लीटर है, यानी 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर इस तरह लिखा जाता है, मिलीलीटर, मिलीलीटर। मालूम क्या करना है? कसाफत। तो आप देखिए कि कसाफत मसावी कमियत बटे हजम। तो कमियत क्या है? 1000 ग्राम, और मुकब सेंटीमीटर 1000 मुकब सेंटीमीटर। ये उसका हजम यानी घेरा, उसने कितनी जगह घेरा। वो जो लूडो है ना, आपको बताया था मैंने, 1 सेंटीमीटर के लूडो, ऐसे 1000 लूडो आ जाएंगे 1000 ग्राम वजन के पानी में। तो ये अब ये दोनों आ गए, तो अब कसाफत मालूम होगी कितनी है। तो अब दोनों को काट दी, देखिए 0 0 कट गए। ये आपने छट्टी में पढ़ा है, ग्राम बटे मुकब सेंटीमीटर। तो अब ये बच गई कसाफत, ये देखिए ये 1 होगा, ठीक है। तो ये कसाफत आ गई, कसाफत 1 ग्राम बटे मुकब सेंटीमीटर। ज़रा सोचिए, पानी माए हालत से बर्फ़ में तब्दील होगा तो क्या उसकी कमियत में फ़र्क होगा? पानी माए हालत से बर्फ़ में तब्दील होगा तो कमियत बदलेगी क्या? वज़न बदलेगा क्या उसका? नहीं बदलेगा। कहाँ से बदलेगा? हाँ, हजम बदल जाएगा, बड़ा हो जा रहा ना साइज में, लेकिन कमियत नहीं बदलती। पानी का खिलाफ मामूल रवैया, हाँ, खिलाफ मामूल, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी ये खिलाफ मामूल रवैया क्या है? अच्छा, मामूल का रवैया क्या है? मामूल का रवैया मतलब नॉर्मल बिहेवियर। कोई भी दोस्त हमारा रोज़ाना हमसे अच्छे से मिल रहा है, कर रहा है, लेकिन एक दिन उसका रवैया बिल्कुल बदल गया, तो हम क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारा तो खिलाफ मामूल रवैया हो गया, ये क्या कर रहे तुम, रोज़ तो ऐसा नहीं करते। तो आमतौर पर मादे का दर्जा हरारत कम करने पर, अब तुम सोच रहे होंगे मादा क्या है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, मादा है दुनिया की हर चीज़, ठोस माए गैस कुछ भी, उसका दर्जा हरारत कम करने पर, मतलब ठंडा करने पर, उसकी गर्मी निकाल लो, उसको बोलते हैं दर्जा हरारत कम करो। उसका दर्जा हरारत कम कर रहे हैं यानी किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, मसलन लोहा, लोखंड, पीतल, तांबा वगैरह है, उसको आप ठंडा कर रहे हैं, उसका दर्जा हरारत कम कर रहे हो, तो उसकी कसाफत बढ़ती है। जब उसका दर्जा हरारत कम करते हैं तो उसकी कसाफत बढ़ती है और हजम कम होता है, लेकिन पानी इससे मुस्तस्ना है। किसी भी चीज़ को आप ठंडा करेंगे तो उसकी कसाफत बढ़ेगी, लेकिन उसका घेराव कम होगा, यानी सिकुड़ जाएगा वो। लोहा भी गर्म करने पर लोहा सिकुड़ जाता है थोड़ा, लेकिन पानी इससे मुस्तस्ना, यानी ये चीज़ पानी पे अप्लाई नहीं होती। पानी इससे बिल्कुल उल्टा काम करता। तो एक और तजुर्बा आपको करना है कि गिलास भर पानी 5 से 10 मिनट फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में है अगर तो घर में, तो थोड़ी 10 मिनट के बाद निकाल के देखना है, पूरा बर्फ़ बनने से पहले। अरे देखना है कि पानी से बर्फ़ बनने की शुरुआत कौन से हिस्सों से हो रही, अतराफ से हो रही है, या बीच में से हो रही है, नीचे से हो रही है, ऊपर, सबसे पहले बर्फ़ कहाँ बन रहा। हाँ, और कीजिए आप, ऊपर की परत, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ बनती है ऊपर की परत में पहले पहले। तो ये पानी की कसाफत की इनफरादियत है। आम इनफरादियत यानी इसमें वो अकेला है, वो पानी की कसाफत,
ऐसी होती है। आम दर्जे हरारत का पानी ठंडा होने लगे तो आम मायात की तरह उसकी कसाफत बढ़ती है। आम दर्जे हरारत पे, यानी आम दर्जे हरारत अपने जो मामूल के मुताबिक, जो आजकल जो जितनी गर्मी है, दर्जा हरारत यानी गर्मी का दर्जा, तो जब वो ठंडा होते रहता तो आम जो माए हैं, दूसरे जो माए होते हैं तेल वगैरह, तो उनकी तरह उसकी कसाफत बढ़ती है। लेकिन कम होते होते इतनी गर्मी कम हो गई उसके अंदर की, पानी इतना ठंडा हो गया, 4 डिग्री सी पे आ गया। 4 डिग्री सी। अभी अपने पास कितना डिग्री सी चल रहा, 30 32। ये गर्मी है अपने पास, है ना। अभी गर्मी के दिन है, बारिश भी हो रही है, तो 4 डिग्री सी तक ठंडा करे उसको, यानी उसके अंदर की हरारत निकालते गए तो पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा हो जाती है 4 डिग्री सी पर। और 4 डिग्री सी के पानी का दर्जा हरारत कम किया जाए, अब इससे अगर कम करे तो उसकी कसाफत कम होने लगती है। देखिए उल्टा होगा, कसाफत कम होती है और हजम बढ़ता है, क्योंकि अब वो बर्फ़ बनने लगा है। यानी 4 डिग्री सी से दर्जा हरारत कम होता जाए तो पानी फैलता है। इसे ही पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। याद रखिए, किसे कहते हैं, ये ऊपर के जुमले में। 4 डिग्री सी से दर्जा हरारत कम होता जाए तो पानी फैलता है, इससे पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। ठीक है। तो बेहद सर्द इलाके जो होते हैं, है ना, क़ुतुब शुमाली है, क़ुतुब जुनूबी है, ज़मीन के बिल्कुल ग्लोब जो देखते हैं हम, ऊपर के और निचले जो हिस्से जहाँ बहुत ही सर्द इलाका होता है, बर्फ़ पड़ती रहती है, वहाँ जब नदियाँ तालाब बर्फ़ बन जाते तो उसके अंदर के जानवर कैसे ज़िंदा रहते होंगे, सोचा कभी आपने? सोचिए। अभी मैंने ऊपर मिसाल दिया आपको कि बर्फ़ जब डालते हैं आप शरबत में तो कहाँ तैरता हो, ऊपर तैरता ना, नीचे पानी होता है ना। हाँ, तो इसी तरह तालाब वगैरह का पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो बर्फ़ ऊपर आ जाता है, नीचे पानी ही रहता, तो वो थोड़ा गर्म रहता, तो जानदार उसमें ज़िंदा रहते हैं। एक और तजुर्बा बड़ा दिलचस्प है और ये आप खुद करके देखिए घर में, हम भी इसको करते हैं। हमें चाहिए एक आलू, गिलास में पानी और नमक। अब हम जो है इस गिलास में पानी भरेंगे, साफ़ नल का पानी, और इसमें आलू हम डुबा कर देखेंगे कि क्या आलू इसमें डूबता है। देखिए हमने आलू इसमें छोड़ा, ये नीचे चला गया, डूब गया ना, देखिए नीचे तक चला गया, ये उसकी तह में चला गया पानी के। अब हम इसको निकाल लेते हैं, नमक डालेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए चमचा भर नमक हमने इसमें लिया, और हम नमक डालेंगे इसमें। 2 चमचे हमने नमक डाला है, और अभी 1 चमचा है। इसके बाद और हमने इसमें नमक ऐड किया, थोड़ा अच्छे से इसको घोल लिया, अच्छी तरह घोल। ये देखिए हमने अब इसमें आलू डाला है, ये बहुत नमकीन पानी है, नमक इसमें बहुत ज़्यादा डाल दी हमने, 2 चमचे। और ये अब आलू नीचे डूब नहीं रहा है बल्कि ऊपर तैर रहा है, पानी की सतह पे तैर रहा है। देखिए और एक बार डालते हैं, देखिए माशाल्लाह ये तजुर्बा हमारा कामयाब रहा है। इससे हमने क्या सबक सीखा, आइए देखते हैं। ये कैसे हुआ, पानी में हल होते वक्त नमक के ज़र्रात उसमें फैल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे होते जाते हैं, यानी घुल रहे उसके अंदर वो, है ना, पानी के अंदर वो हल होते जा रहे हैं, हल होना बोलते हैं, घुल रहे उसके अंदर। आखिर में वो इतने बारीक हो जाते हैं कि नज़र नहीं आते। वो नमक नज़र नहीं आता ना, शक्कर भी आप घोलते पानी में, इतना बारीक हो जाता है कि नज़र नहीं आता, यानी पूरा पूरा पानी में वो हल हो जाता, मिल जाता, उसको बोलते हैं हल होना। वो हल हो जाता है और पूरा, तो इससे जो है पानी की कसाफत बढ़ जाती है। कसाफत बढ़ गई तो आलू ऊपर तैरने लगा, कसाफत कम थी पहले तो आलू नीचे बैठ गया था, क्योंकि पहले आलू की कसाफत ज़्यादा थी, पानी की कम थी, तो आलू नीचे बैठ गया, आलू भारी था। लेकिन पानी में अब नमक मिल गया, पानी की कसाफत बढ़ गई, तो अब पानी आलू से ज़्यादा भारी हो गया, तो आलू ऊपर तैरने लगा। आए बात समझ में? अब देखिए बहुत खूबसूरत मिसालें हैं। जो चीज़ हल होती है, पानी में क्या हल हुआ, नमक हल हुआ ना, पानी में नमक हल हुआ, उसको बोलते हैं मुनहिल। क्या बोलते हैं? मुनहिल। जिसमें नमक हल हुआ, किस में नमक हल हुआ, पानी में नमक हल हुआ ना, उसको बोलते हैं मुहलिल। ठीक है, मुनहिल, मुहलिल में हल हुआ तो क्या बन गया, महलूल, इसको बोलते हैं महलूल। अब ये नमक और पानी का जो घोल है, जिसको हम घोल बोलते हैं,
इसको क्या बोला जाता है साइंस की ज़बान में? महलूल। तो आप बोलिए मेरे साथ, एक जुमला बोलिए, मुनहिल मुहलिल में हल हुआ तो महलूल बन गया। बोलिए, मुनहिल मुहलिल में हल हुआ तो महलूल बन गया। ठीक है। ऐसे और कितने महलूल है आपको मालूम? शरबत है, चाय है ना, महलूल है, उसमें शक्कर हल हो जाती है। तो पानी की जो खसूसियात है उसकी बिना पर उसका इस्तेमाल देखिए क्या क्या है। पानी की सैलानियत यानी उसके अंदर बहने की जो खसूसियत है उसकी वजह से उसका इस्तेमाल बहरी सफ़र में होता है। लोग सफ़र करते हैं ना बड़े बड़े जहाज़ों में पानी के, बुलंदी से नीचे गिरने वाले पानी का इस्तेमाल करके जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। आपको मालूम क्या? जब बुलंद जगह से जब पानी गिरता है नीचे तो वहाँ मशीनरियाँ लगा कर उससे बिजली पैदा होती है। जो आपके हमारे घरों में जो बिजली चलती है ना, तो इसका एक हिस्सा उससे भी बनकर आता है। पानी एक अच्छा तबरीदी माए है, यानी ठंडा भी करता है, जिसकी वजह से गाड़ियों के रेडिएटर में इंजन जब बहुत गर्म हो जाता है तो उसके दर्जा हरारत को काबू में रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़ी ट्रैक्टर हैं, कारें हैं, जीप है, ट्रक है, वो उनके पास बड़े पानी का कैन होते हैं और वो पानी की ज़रूरत उनको पड़ती है ताकि इंजन ठंडा रहे। पानी में कई किस्म की अशिया हल हो जाती है। क्या क्या हल होता है पानी में? हमने आप ऊपर एक तजुर्बा करके देखा है। पानी में नमक हल होता है, शक्कर हल होती है और बहुत सी चीज़ें हल होती है। हर चीज़ तो नहीं होती, लेकिन इतनी चीज़ें पानी में हल होती है जो किसी और माए में हल नहीं होती। इसलिए पानी को एक आफाकी मोहलिल कहते हैं। क्या कहते हैं? आफाकी मोहलिल। दुनिया भर का मोहलिल है वो, जिसके अंदर सब हल हो जा रहा। मोहलिल के तौर पर उसका इस्तेमाल कारखानों में, तजुर्बा गाहों में, ग़िज़ाई चीज़ें जिस्म के अंदर दाखिल होने के वाले हाजमे के अमल में, आपके अंदर पेट में हाजमे का जो अमल अच्छा हो, खाना जो खा रहे हैं आप वो अच्छा हज़म हो, उसके लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, तो उसका फ़ायदा होता है। और इखराज यानी पाखाना पेशाब करने में भी कई हयाती अफ़ाल में पानी का इस्तेमाल होता है। गुसल करने, कपड़े धोने, बर्तन धोने वगैरह के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से इस्तेमालात हैं। ये सवाल आगे आ रहा है। अब हम देखते हैं मिट्टी की क्या खसूसियात है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मिट्टी से क्या मुराद है, किसको बोलते हैं, कैसे बनती हो? ज़ाहिर है चट्टाने, पत्थर, इनकी झीज होती है। कई सालों में सूरज की रोशनी से, पानी के बहने से, हवाओं वगैरह से, गिरने पड़ने, टूटने बिखरने से वो बारीक बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं और मिट्टी बन जाती है। मिट्टी में क्या होता है, सारी धातें मिली हुई होती है, उसके अंदर लोहे के ज़र्रात भी हैं, पीतल के ज़र्रात भी हैं, तांबे के ज़र्रात भी हैं। इसलिए जो मैग्नेट यानी मकनातीस अगर मिट्टी में घुमाए तो बहुत सा उसको लोहे के ज़र्रात चिपक जाते हैं। अब इसकी क्या खसूसियात है? इसमें भी देखिए, रंग मिट्टी की अहम खसूसियत है। रंग है इसमें, अलग अलग रंग की मिट्टी होती है। कई अमल के नतीजे में मिट्टी को रंग हासिल होता है। ज़मीन के सतही हिस्से की मिट्टी का रंग नीचे की तह की मिट्टी के रंग से गहरा होता है। मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की होती है, जैसे काली, लाल, सुर्खी माइल, लाल, जर्द, खाकी वगैरह। मिट्टी का रंग ज़मीन की दर्जाबंदी में फ़ायदेमंद साबित होता है। दर्जाबंदी क्यों करते? क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लास बनाते मिट्टी की। हाँ बनाते, मतलब ज़्यादा अच्छी मिट्टी जो खेतों के लिए ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा जरखेज़ है, इसमें अच्छी फसल आएंगी, कम जरखेज़, ऐसा उसको करते। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो ज़मीन की खसूसियात की मालूमात के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह मिट्टी के रंग की बिना पर उसके मेयार यानी ज़रख़ेज़ी, पानी का रिसाव, उसे रोके रखने की सलाहियत, पानी कितना रोक के रखती मिट्टी, इसकी वगैरह के ताल्लुक़ से वजाहत होती है। मिट्टी का रंग उसकी साख, हयाती अज्जा, इसी तरह लोहा, चूना जैसे कीमय अज्जा पर मुनहसर होता है। अब ज़रूरी चीज़ें ये देखिए, तजुर्बा आपको दिया गया है कि 3 शीशियाँ आपको लेना है और इसमें एक इस्तेमाना ये ऐसा गोल बना के जाजिब कागज़ से, नरसला बोलते हैं ना उसको, ऐसा उसमें रखना है और उसमें एक में मिट्टी डालना है, एक में बारीक रेत और एक में मोटी रेत डालना है और तीनों में जो है बराबर बराबर पानी डालना है। एक एक कप पानी थोड़ा 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 करके डालते जाओ तीनों में। अब देखो कि तीनों में जो है ये पानी, अलिफ में है बारीक रेत, बे में है रेतीली मिट्टी और जीम में है गमले से ली हुई यानी कुंडे की चिकनी मिट्टी। बराबर बराबर लेने का मिट्टी भी। अब डाले आपने तो देखो सबसे कम पानी किसने छोड़ा? जिसमें मिट्टी थी, यानी मिट्टी ने पानी जज्ब करी बहुत सा और थोड़ा सा ही पानी उसने उसमें से पास हुआ। और मोटी रेती ने सबसे ज़्यादा पानी छोड़ दी, ज़ाहिर है उसमें पानी कहाँ रोकेगा। बारीक रेती में थोड़ा सा पानी रुका
लेकिन मिट्टी में और ज़्यादा पानी रुका। तो पानी रोके रखने की ये सलाहियत जो होती है, इससे मिट्टी की खसूसियात मालूम होती है कि वो कितनी ज़रख़ेज़ है। मिट्टी की तरकीब देखिए आप, इस मुख्तलिफ़ जसामत के ज़र्रात के तनासुब पर मिट्टी की साख़ तय पाती है, इसलिए उसकी मिट्टी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। देखिए एक रेतीली मिट्टी है, देखा ही होगा आपने कि बड़े बड़े ज़र्रात का तनासुब रेत में होता है। रेतीली मिट्टी कम ज़रख़ेज़ होती है, यानी इसमें ज़्यादा खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती, इसमें पेड़ पौधे आ ही नहीं सकते, इल्ला माशाल्लाह कोई एक आधा कोई पौधा आ जाए तो आ जाए। रेतीली मिट्टी कम ज़रख़ेज़ होती है, तो इसमें कुछ ख़ास किस्म के पौधे वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। इसके ज़र्रात सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे मादनी शय से बनते हैं, ये पानी में हल नहीं होते, इसलिए इस मिट्टी में ग़िज़ाई अज्ज़ा मुहैया करने की सलाहियत नहायत कम होती है। पानी में हल नहीं होते तो उसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा हल नहीं होते जो जड़ों तक पहुँचाए उनको। अब लोम मिट्टी है, इस मिट्टी में ज़र्रात की जसामत औसत होती है, यानी ठीक होती है। इसमें रेतीली ज़मीन की तरह हल चलाना आसान नहीं होता, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। इस मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहते हैं, समंदर के अतराफ पाई जाती है। चिकनी मिट्टी है क्ले सॉइल, इस मिट्टी में बारीक ज़र्रात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। जितने बारीक ज़र्रात होंगे, जितनी बारीक मिट्टी होगी उतनी चिकनी होगी। चिकनी मिट्टी के ज़र्रात को छूने पर वो मुलायम महसूस होते हैं, नरम एकदम। उसमें पानी रोक के रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा बड़ा कीचड़ बनता है, पानी उसके अंदर रुक जाता है। तो उसमें हल चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो चिकट हो जाती है ना। और मिट्टी की साख्त देखिए कैसी है, मिट्टी की ज़र्रात की शक्लों के लिहाज से सुतून नुमा, परतदार, दानेदार ज़र्रात से ढेलों की शक्ल में मिट्टी बनती है। देखिए अलग अलग किस्म की शक्लें हैं मिट्टी की। देखिए आपने सब देखा होगा कहीं ना कहीं, जब खुदाई होती है वहाँ आपने देखा होगा मुरुम वगैरह के आसपास की मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, या अपने शहर की मिट्टी है, आपके घरों के बाहर की जो मिट्टी है, कितनी जो है इसके अलग अलग किस्म है। ज़मीन की साख्त की अहमियत देखिए आप, कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मिट्टी की साख्त पर ही मुनहसर होती है। मिट्टी की साख्त बेहतर होने से झेल के फ़ायदे हासिल होते हैं, यानी मिट्टी की साख्त यानी बनावट अच्छी हो तो फ़ायदे क्या होंगे, जड़ों को मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन मिलेगा झाड़ों के, और झाड़ बढ़ेंगे। पानी का रिसाव अच्छी तरह होगा, अच्छी तरह पानी पहुँचेगा वहाँ तक, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा अच्छी होंगी। मिट्टी का इस्तेमाल क्या है, यानी पहला है तो यह है कि नबातात की नशोनुमा करना। जो आप नबातात उसमें पेरते हैं, पेड़ पौधे खेती बाड़ी करते हैं, उसके नशोनुमा करना मिट्टी का काम है, उसका इस्तेमाल है। आबी वसाइल, यानी मिट्टी पानी रोके रखती है, इसलिए बंद, जो डैम देखे ना पैटर्न में बड़ा डैम है, बंद बोलते हैं। तालाब के ज़रिए हम 12 महीने पानी इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए कि मिट्टी में पानी रोके रखने की सलाहियत होती है। वो पानी पूरा अंदर नहीं बैठ जाता ज़मीन के अंदर, तालाब वगैरह है तो उसमें जमे हुआ रहता पानी। ये सलाहियत है मिट्टी में पानी रोक के रखने की। तशक्कुल, तशक्कुल का मतलब है मिट्टी की अपनी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन उसको शक्ल दी जा सकती है। आप कौन सी भी शक्ल दे सकते हैं। आप देखिए मिट्टी के कितने बर्तन बने हुए हैं, ईंट है, कुंडा है, बर्तन है, कप तस्तरी, सब मिट्टी से बने हुए हैं। इनको तपा कर गर्म भट्टी में मजबूत कर सकते हैं आप। मटके, रंजन, चिराग, मूर्तियाँ, ईंट सब बनते हैं इससे। मिट्टी के अक़साम क्या है, चीनी मिट्टी के ओलिन ये सफ़ेद रंग की होती है, इससे कप तस्तरिया, हमाम के फ़र्श, टंकियाँ, तजुर्बेगाह के आलात, मुखौटे, मर्तबान, मर्तबान यानी वो अचार वगैरह रखते देखे होंगे ना बड़े बड़े सफ़ेद, तो वो सब चिकनी मिट्टी, चीनी मिट्टी से बनते हैं। शालू मिट्टी ये सफ़ेदी माइल होती है, सफ़ेद नहीं होती लेकिन सफ़ेद के थोड़ी जैसी होती है। पुतले, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेराकोटा, इस मिट्टी से गमले यानी कुंडे, नुमाइशी चीज़ें बनाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी से क्या काम आता है, ये ज़ेबो ज़ीनत की सजावट की चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है मुल्तानी मिट्टी। चीनी मिट्टी के ओलिनाइट नामी एक किस्म की मादनी से है, ये चीन में पाई जाती है, इसलिए इसे चीनी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को हरारत पहुँचाने पर यानी गर्म करने पर उसमें चमक और सख्ती पैदा होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी की जाँच करने से ज़मीन के मुख्तलिफ अज्जा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल होती है। अच्छा, मिट्टी की जाँच क्यों करेंगे भाई, किसान एक खेती बाड़ी कर रहा तो उसको जांचना ज़रूरी है ना, उसकी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन सी फसल उग सकती और उसमें क्या कमी रही हुई है, तो फिर वो हिसाब से उसमें खाद डालेंगे, वो उसकी कमी दूर करेंगे। तो मिट्टी का रंग, बनावट, उसमें पाए जाने वाले नामियाती मादों का तनासुब मालूम करना ज़रूरी होता है। कौन से अज्जा कम है, कौन से ज़्यादा है, क्या करना है, तो ये सब ज़रूरी होता है। मिट्टी की जाँच के लिए जमा किया गया मिट्टी का नमूना 8 से 10 दिन तक खुली जगह पर रख कर सुखाएँ, धूप में ना रखें। बाद में उसे छलनी के ज़रिए छान ले। मिट्टी की खूबसूरत वाज़े होने के लिए पीएच और बर्फ़ गुजारी यानी इसमें से करंट गुजार कर
उन दोनों का जांच का ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये हम नहीं कर सकते। ये एक ख़ास तजुर्बेगाह में सरकारी होते हैं लैब, उसमें किया जाता है। जिस तरह खून का मायना होता है, उस तरह मट्टी का भी मायना होता है। मुख्तलिफ तजुर्बात की बिना पर आप अपने खेत की मट्टी की ज़रख़ेज़ी मालूम कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये ऐसा होता है, डेनमार्क के साइंसदान सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की क़ुव्वत पर मुनहसर पीएच का तयन किया। यानी मट्टी की जाँच कैसे, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन की ताकत क्या है और पोटेंशियल क्या है उसका, यानी सलाहियत मालूम करने के लिए ये पीएच का तयन किया जाता है। इसकी तादीलीपन को वाज़े करने के लिए, यानी तादील यानी उसका एतदाल, यानी एतदाल पसंद है। खुदा ने भी ज़मीन आसमान जो बनाए एतदाल पर बनाए। यानी एतदाल किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा तराजू जो ना इधर झुका हुआ है ना उधर, बिल्कुल बराबर है। पलड़े वाला तराजू देखे ना, जिसको बीच में से पकड़ता है व्यापारी, तो वो बोलते हैं अब एतदाल होगा, यानी सब जिसको जितना मिलना है उसको उतना मिल गया, हर चीज़ बराबर मीज़ान में है, तो ये एतदाल है। तो मट्टी में भी एतदाल है। तो एतदाल चेक करने के लिए ये निस्बत है, पानी और मिट्टी को 1:2 की निस्बत में मिलाकर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिर की मदद से जाँच की जाती है। इस लिहाज से मट्टी की 3 किस्में हैं। नंबर 1 है तेज़ाबी मिट्टी, 6.5 पीएच से कम जो मट्टी का होता है पीएच, उसको तेज़ाबी मिट्टी कहते हैं। मोतदिल मिट्टी यानी अच्छी मिट्टी है जो 6.5 से 7.5 के दरमियान उसका पीएच होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। असासी मिट्टी क्या होती है? जिसका पीएच 7.5 से ज़्यादा होता है। तो ये भी कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, 6.5 से कम है तो ये भी कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। मोतदिल मिट्टी है जो बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, ये बड़ी काम की है। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम होने की क्या वजूहत है? तो मिट्टी का 6 पीएच से कम या 8 से ज़्यादा होना, ये है। नामियाती मादों के तनासुब की कमी, नामियाती मादे गोबर वगैरह खाद डालते हुए कम हो जाते। ज़मीन से पानी का अखराज ना होना, पानी खारिज नहीं हो रहा, वहीं जमे हुआ है, कीचड़ हो गया तो मिट्टी गंदी हो जाती, फसल सड़ जाती। मुसलसल एक ही फसल लगाते रहते जब खेत में, तो उससे भी मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती, पीएच कम हो जाता। मुसलसल खारे पानी का इस्तेमाल करते रहते तो उससे भी ख़राब हो जाती। कीमियाई खादों का और कीड़े मार दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी मिट्टी ख़राब हो जाती है। मिट्टी का भी एक दिन मनाया जाता है, जैसे आपने टीचर्स डे मनाए हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस तरह एक मिट्टी का भी एक डे है, यौम मिट्टी, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हिफाजत के लिए कोशिश की जाती है। कीमियाई खादें ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर खेत में, ज़मीन की साख बिगड़ जाती है और ज़मीन बीज बोने के काबिल नहीं रहती। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रखने के लिए फसलें बदल बदल कर लगाएं। मसलन गेहूँ की फसल निकालने के बाद ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है, उसके बाद मूंगफली, मटकी, मटर, अरहर, चना, सोयाबीन जैसी फलीदार फसलें लगाएं, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की कमी का इजाला होता है, यानी वो दोबारा अच्छी ज़रख़ेज़ हो जाती है लगाने के बाद। ठीक है, इसके बाद हमारा ये मिट्टी की भी खुसूसियात ख़त्म हो गई। और कुछ नहीं समझा, दोबारा बार बार सुनिए उसको और समझिए, और ख़ुद भी पढ़ के कोशिश कीजिए। सवाल जवाब आपके सामने हैं। देखिए, हवा के आबी बुखारा संभाले रखने की सलाहियत हवा के डैश के तनासुब में होती है। किसके तनासुब में होती है? देखिए ऊपर जवाबात दिए हुए हैं, है ना, ये दर्जे हरारत के तनासुब में होती है, ये अलीफ का जवाब है। ठीक है, आप देखिए, पानी की खुद की डैश नहीं होती। क्या नहीं होती? पानी की खुद की कोई शक्ल नहीं होती, और लेकिन डैश और डैश यकीनन होता है। क्या होता है? क्या होता है? हजम होता है और कमियत होती है। ठीक है, पानी मुंजमिद होते वक्त, यानी जमते वक्त, बर्फ़ बनते वक्त, उसका डैश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हजम बढ़ता है। हजम ही लिखिए आप। डैश मिट्टी का पीएच 7 होता है। कौन सी मिट्टी है? ये है मोतदिल मिट्टी, है ना। चलिए, तो ये खाली जगह तो बता दिया। आप देखिए, ऐसा क्यों कहते हैं? हवा मुख्तलिफ गैसों का मुतजानिस आमेज़ा है। क्यों कहते हैं? इसका जवाब सुनिए गौर से। हवा में भाप है, गर्दो गुबार है, मुख्तलिफ गैसें हैं, इसलिए उसको मुतजानिस आमेज़ा कहते हैं। पानी आफाकी मुहल्लिल है। क्यों है? ऊपर मैंने बताया आपको, ऊपर लिखा हुआ है, आप जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हल हो जाती हैं। सफाई के लिए पानी का कोई मुतबादिल नहीं, कोई बदल नहीं है। पानी के अलावा कौन सी चीज़ से धोएंगे आप? गैस तेल से धोते कपड़ों को? पेट्रोल से धोते? कोई सी भी चीज़ से नहीं धोया जा सकता, क्योंकि पानी बेबू होता है, बेरंग होता है, वो उसमें बहने की सलाहियत होती है, शफ़ाफ होता है, इसलिए उसका कोई मुतबादिल नहीं है। ये लिखिए, क्या होगा बताइए? हवा में आबी बुखारात का तनासुब बढ़ गया तो हवा बहुत मरतूब हो जाएगी। ज़मीन से मुसलसल एक ही फसल हासिल की गई, क्या होगा? ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाएगी। अब देखिए, बताइए, जोड़ी लगाओ। हवा की जोड़ी क्या है? पानी, मिट्टी। तो मिट्टी मुतशक्कल होती है, यानी इसकी
शक्ल बनाई जा सकती है। पानी पानी क्या है, पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, अखराज का अमल आसान होता है। और हवा हवा रोशनी फैलाने में मददगार होती है। अब देखिए झेल के बयान सही है या गलत। रेतीली मिट्टी में पानी को रोके रखने की सलाहियत कम होती है, बिल्कुल सही बात है। जिस शय में मुनहिल हल होता है उसे मुहल्लिल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जी, हम हवा के जरिए पड़ने वाले दबाव को फ़ज़ाई दबाव कहते हैं, ठीक है। आप देखिए ऊपर एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को समझाना है अपने अल्फाज में। क्या नज़र आ रहा है आप, एक पास ज़मीन की दरार में पानी है, तो ज़मीन की दरार में पानी आ गया और वो बन गया बर्फ़। तो देखिए अब बर्फ़ बनने के बाद दरार बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, देखिए दरार बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इधर से इधर से। क्यों बढ़ गई, क्योंकि पानी का हजम बढ़ गया। पानी यानी बर्फ़ बनता है तो उसका हजम बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा जगह लगती, तो उसने ज़मीन की दरार को और बढ़ा दिया। तो आप इसको अपने अल्फाज में लिखिए, आप समझ गए नहीं क्या हुआ, आप अपने अल्फाज में लिखिए कि पानी, ज़मीन की दरार में पानी था, लेकिन जब वो बर्फ़ बना तो चूँकि पानी बर्फ़ बनने के बाद उसके हजम में इजाफा होता है, तो बर्फ़ बनने के बाद उसके हजम में इजाफा होने की वजह से ज़मीन की दरार और बढ़ गई। ऐसा आप अपने अल्फाज में लिखिए। बाकी के और सवालात हैं यहाँ, और ये बहुत आसान है, ऊपर सबक के अंदर इसके जवाब मौजूद है। यानी हवा के ज़रिए रोशनी का इंतशार किस तरह होता है, मैंने बताया था। पानी की खसूसियात क्या है ये बताया गया है आपको। समंदर के पानी की कसाफत बारिश के पानी से ज़्यादा क्यों होती है, सीधी बात है कि बारिश का पानी बिल्कुल खालिश है, प्योर है, उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं है। लेकिन समंदर के पानी में नमकीनियत ज़्यादा है, और दुनिया भर की चीज़ें मिली हुई है उसमें, तो बहुत ज़्यादा कसाफत बढ़ी हुई है उसकी। अच्छी मिट्टी की बनावट की क्या अहमियत है, ऊपर पढ़ ली हमने। मिट्टी के इस्तेमाल कौन से हैं, ऊपर पढ़े हमने। और भी दिल से लिखिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। किसान के नुक़्ते नज़र से मिट्टी की जाँच क्यों ज़रूरी है, वो भी लिखिए। आवाज़ की शात में हवा की क्या अहमियत है, ये बता चुका मैं। पानी से लबालब भरी हुई कांच की बोतल फ्रीज़र में क्यों नहीं रखना चाहिए, सोचिए और इसका जवाब ज़रूर लिखिए। पानी से भरी हुई बोतल यानी पानी से भरी हुई कटोरी है तो अलग बात है, क्योंकि जब बर्फ़ बन जाएगा तो बड़ा उसको जगह ज़्यादा लगेंगी तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, कटोरी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने बोतल अगर भर के रख दी तो आप बर्फ़ किधर बढ़ेगा, तो उसको तो बढ़ना तो ज़रूरी है, हजम उसका बढ़ेगा तो उससे बोतल टूट जाएगी। ये सब लिखिए अपने अल्फाज में। और अगले सबक तक के लिए खुदा हाफिज़।